आज हम आपके लिए कुछ ऐसे फंड्स को शॉर्टलिस्ट करके लाए हैं जिनका 1 साल और 2 साल का ट्रेलिंग रिटर्न 40% से अधिक है, 3 और 5 साल का CAGR 30% से अधिक है और 10 वर्षों के टाइम हॉरिजन में वैसे फंड को शॉर्टलिस्ट किया है जिनका 19% से अधिक का CAGR है। और यदि इस टाइम हॉरिजन के हिसाब से यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि 1 साल का के टाइम हॉरिजन में कुल 28 फंड हैं जिनका ट्रेलिंग रिटर्न 40% से अधिक है। 2 साल के टाइम हॉरिजन में कुल 14 फंड हैं जिनका 40% से अधिक का रिटर्न है। 3 साल के टाइम हॉरिजन में कुल 12 फंड हैं जिनका CAGR 30% से अधिक है और 5 साल के टाइम हॉरिजन में 27 ऐसे फंड हैं जिनका मोर देन 30% का CAGR है और 10 वर्षों के टाइम हॉरिजन में कुल 13 फंड्स हैं जिनका CAGR 19% से अधिक है। तो हमने जो फंड को शॉर्टलिस्ट किया है इस 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया है। और यदि हम ये देखना चाहें कि किस पैरामीटर्स में कितने फंड कॉमन आए हैं तो हम कह सकते हैं कि 7 फंड ऐसे हैं जो कुल 2 ही पैरामीटर्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, वो 5 ईयर और 10 ईयर्स का CAGR। एक फंड ऐसे हैं जो केवल 3 पैरामीटर्स को ही क्वालिफाई कर रहे हैं, वो 2 साल के पैरामीटर्स को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। और एक फंड ऐसे है जो ऑल 5 पैरामीटर्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन 7 फंड्स की बातें करेंगे जिन्होंने केवल 5 साल और 10 साल यानी केवल 5 में से केवल 2 पैरामीटर्स को ही क्वालिफाई किया है। और वो फंड हैं निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप, HSBC का स्मॉल कैप, क्वांट का ELSS, क्वांट का स्मॉल कैप, कोटक का स्मॉल कैप, DSP का स्मॉल कैप और क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और यदि इन फंड्स में से देखें 10 ईयर्स के टाइम हॉरिजन में तो सबसे अधिक जो 10 ईयर्स का CAGR है वो है निप्पॉन इंडिया का 22.6% और यदि 1 ईयर के टाइम हॉरिजन में यदि देखें तो सबसे अधिक है 32.36, ये HSBC स्मॉल कैप का है। यदि 2 साल के टाइम हॉरिजन में देखें तो इसमें भी हम देखते हैं कि सबसे अधिक जो CAGR है वो 36.21%, ये HSBC का ही है। और 3 ईयर्स के टाइम हॉरिजन में सबसे अधिक 29.26% है जो निप्पॉन इंडिया का है। और 10 ईयर्स और 5 ईयर्स में भी सबसे अधिक जो है ये 45.67%, ये क्वांट स्मॉल कैप का है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये 7 फंड जो हैं केवल 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के जो पैरामीटर्स है दैट इज मोर देन 30% और मोर देन 19% वो क्वालिफाई कर रहे हैं। और अब ये जो येलो ब्लॉक्स दिए हुए हैं ये मेरे क्वालिफिकेशन के ब्लॉक्स हैं, 2 में कर रहे हैं। अब इन 7 फंड में से हम 3 फंड निप्पॉन इंडिया, HSBC और क्वांट का स्मॉल कैप 3 फंड ऐसे देखते हैं जिन्होंने इन 5 पैरामीटर्स में से इन 7 फंड में से किसी न किसी उसमें हाईएस्ट परफॉर्म किया है। जैसे निप्पॉन किया है निप्पॉन 10 ईयर्स और 3 ईयर्स में ये हाईएस्ट इनके CAGR हैं। HSBC का 1 ईयर और 2 ईयर्स में और क्वांट स्मॉल का केवल 5 ईयर्स में 45.67 इन्होंने CAGR दिया है 5 वर्षों के टाइम में। ये तो वो 7 फंड हैं जो केवल 5 में से केवल 2 पैरामीटर ही क्वालिफाई कर रहे हैं। और इसमें से एक फंड ऐसा है जो 5 में से 3 पैरामीटर्स को क्वालिफाई कर रहे हैं और वो फंड है एडलवेसिस का मिड कैप फंड। यहाँ हम देखते हैं कि जो क्वालिफाई किया है इन्होंने 1 साल में मोर देन 40%, 2 साल का भी मोर देन 40% था, लेकिन इन्होंने ये क्वालिफाई नहीं किया है। 3 ईयर्स में भी क्वालिफाई नहीं किया है इन्होंने। 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में मोर देन 30% और मोर देन 90% ये क्वालिफाई किया है। इस हिसाब से हम देखते हैं। अब यदि हम देखें कि सबसे अधिक 1 ईयर में हमने पहले देखा था HSBC का स्मॉल कैप था, लेकिन अब देखते हैं 42.32% एडलवेसिस का मिड कैप हो गया है। और आखिरी फंड जो है जो ऑल 5 के 5 पैरामीटर्स को क्वालिफाई किए हैं वो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। यहाँ हम देखते हैं कि 1 साल का इनका 59.69% ट्रेलिंग रिटर्न है, 2 ईयर्स का 45.49, 3 ईयर्स का 36.64%, 5 ईयर्स का 33.07% और 10 ईयर्स का 21.06%। ये कुल 9 फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 10 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल में काफी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। हालांकि इन ऑल 9 फंड्स को यदि एक साथ यदि हम देखते हैं तो हमें लगता है कि मोतीलाल ओसवाल सबसे बेहतर फंड है, क्योंकि इन्होंने जो 5 पैरामीटर जो फिक्स किया है इस पांचों पैरामीटर्स को क्वालिफाई किया है। और सेकेंड नंबर पर एडलवेसिस मिड कैप फंड का आना चाहिए जो 5 में से 3 पैरामीटर्स को क्वालिफाई किया है, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 1 ईयर के ट्रेलिंग रिटर्न को। लेकिन
अब यदि कंसिस्टेंट अब एक चीज देखने वाली बात है, जो आप समझ रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल सबसे बेहतर फंड है क्योंकि ये 5 के 5 पैरामीटर्स को क्वालिफाई किए हैं, तो जनाब इस पर यदि एक नज़र डालें, एक एनालिसिस करें, हमें ये समझ में आता है कि इन 5 पैरामीटर्स में 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल हाईएस्ट है, 2 ईयर्स में हाईएस्ट है, 3 ईयर्स में हाईएस्ट है, और 5 ईयर्स में भी में सेकेंड हाईएस्ट है, फर्स्ट है इनका क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर, और 10 ईयर्स में ये भी सेकेंड है। अब यदि हम देखें कि यदि 1 ईयर और 2 ईयर के एनालिसिस को देखें कि 1 ईयर में करीब 59.5% के आसपास और 2 ईयर्स में 45.5% के आसपास दिया है। तो यदि इन दोनों को कंसिडर करें और देखें कि कहीं ये 10 ईयर्स का जो 21.06% है, ये कहीं 1 साल और 2 साल के परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट तो नहीं है, तो जनाब ये बिल्कुल इम्पैक्ट है 10 ईयर्स का। यदि ये 30% या 35% के आसपास 1 ईयर सेकेंड और 2 ईयर्स में ये CAGR देते तो शायद इनका 10 ईयर CAGR 18 या 17% के आसपास हो गया होता। सो हमें फंड को शॉर्टलिस्ट करने में ये देखना चाहिए, केवल ऐसा नहीं करना चाहिए कि 5 साल 10 साल 3 साल का CAGR देख लें और उसी हिसाब से फंड को शॉर्टलिस्ट कर लें, बल्कि हमें ये भी देखना होगा कि कंसिस्टेंसी किस म्यूचुअल फंड ने कंसिस्टेंटली किस म्यूचुअल फंड ने परफॉर्म किया है। क्योंकि हो सकता है किसी फंड ने 1 साल में 80% का रिटर्न दिया हो और 10 साल में दिखा रहा हो कि 15% का है, इसका मतलब 1 साल और 10 साल के बीच का रिटर्न काफी खराब रहा हो। सो ये ध्यान रखें कि फंड को शॉर्टलिस्ट करें टाइम में कंसिस्टेंट रिटर्न वाले फंड को ही शॉर्टलिस्ट करें। अब यदि इस नो फंड में कंसिस्टेंसी के हिसाब से यदि हम देखते हैं, लेट अस टेक द एग्जांपल। अब यहां देखें, हमने कहा मोतीलाल ओसवाल तो कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अदरवाइज इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। एडेलवेसिस भी देखें कि 1 साल में उन्होंने 42 दिया है, इट इज सेकेंड हाईएस्ट, और 2 ईयर्स में 36.7, इट इज सेकेंड हाईएस्ट यहाँ भी है, और 10 ईयर्स के उसमें देखें 19.53। ये लगता है कि यदि हम यहाँ की तुलना करें तो काफी का अधिक डिफरेंस है, तो कंसिस्टेंट भी ये नहीं हमें दिख रहा है। अब यदि निप्पॉन की बातें करें तो निप्पॉन में देखें कि सबसे कम 22.6 10 ईयर्स का, और सबसे अधिक 35.84 2 ईयर्स का, और 1 ईयर का 30.72। यदि इन पांचों पैरामीटर्स को लगातार देखें हम, 1 साल में 30.72, 35.84, 29.26, 35.76, 22.6, तो हमें लगता है। और फिर HSBC का देखें, 1 ईयर में 32, लेकिन 10 ईयर में 21.03, 5 ईयर्स में 31.73। इसका मतलब ये जो 21.03 हुआ है वो 1 ईयर 2 ईयर के परफॉर्मेंस का भी इम्पैक्ट है। ये यदि बेहतर परफॉर्मेंस 30% के आसपास होता तो शायद ये 18% के आसपास हो जाता। तो इन ऑल 9 फंड्स में यदि कंसिस्टेंट फंड्स की बातें करें, वैसे फंड जिन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, तो मेरे विचार से निप्पॉन इंडिया, HSBC, क्वांट का स्मॉल कैप देखें, इसको भी देखना पड़ सकता है। हालांकि स्मॉल कैप क्वांट का जो फंड का है, फ्रंट रनिंग केस में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो पता नहीं आगे ये क्या करेगा। तो कम से कम निप्पॉन इंडिया, HSBC और क्वांट का ELSS ने भी, चूंकि ये दोनों क्वांट के ही फंड हैं, तो देखें 1 साल का परफॉर्मेंस काफी खराब है। तो 2 फंड तो निप्पॉन और HSBC के हो गए। कोटक का स्मॉल कैप, DSP का स्मॉल कैप, क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टरल फंड में काफी बेहतर दिख पा रहा है। और DSP या कोटक के स्मॉल कैप की बातें करें तो 1 ईयर में इन्होंने ऑलमोस्ट बराबर का रिटर्न दिया है। 2 ईयर्स के टाइम होरिजन में DSP ने बेहतर दिया है, और यदि 10 ईयर्स का वो देखें CAGR देखें तो इट इज ऑलमोस्ट बराबर के आसपास, थोड़ा सा कोटक का स्मॉल कैप ठीक है। तो यदि 2 फंड हमें इसमें से शॉर्टलिस्ट करने हो तो मेरे विचार से इट मस्ट बी निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप, HSBC का स्मॉल कैप। उसके बाद जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, जिनको लगता है कि चूंकि 1 साल में मोतीलाल ओसवाल ने करीब 59.5% के आसपास दिया है, एडेलवेसिस ने 42.5% के आसपास दिया है, तो शायद आगे भी ऐसा चलता रहेगा, तो वो मोतीलाल ओसवाल और एडेलवेसिस मिड कैप को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत अधिक एग्रेसिव, जो इन्वेस्टर बहुत अधिक एग्रेसिव नहीं है, उनको चाहिए कि वो निप्पॉन इंडिया और HSBC इन दोनों फंड में से किसी एक को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि फंड का सिलेक्शन जो है ये आपके फाइनेंशियल विजडम और बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसलिए आप खुद निर्णय लें। थैंक यू।